हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, एक संपत्ति का पूंजीकृत मान एक संपत्ति का पूंजीकृत मान एक संपत्ति का पूंजीकृत मान का उत्पाद है, प्रोडक्ट है ना, उत्पाद है। ये हो जाएगा आपका वार्षिक आय गुणे वार्षिकी है ना, वार्षिकी। बी क्या हो जाएगा आपका वार्षिक आय गुणे ब्याज हो जाएगा आपका वार्षिक आय गुणे ब्याज। ओके। सी हो जाएगा आपका वार्षिक आय गुणे ऋण शोधन विधि, वार्षिक आय गुणे ऋण शोधन विधि। टाइम नहीं है, बातें नहीं होंगी ज़्यादा, नेक्स्ट सेशन को शेयर करिए। डी क्या हो जाएगा आपका वार्षिक आय और साल की खरीद, वार्षिक आय गुणे वर्ष कराए। ठीक है, साल की खरीद आप लोग साल समझेंगे, कश्मीरी साल, ठीक है ना, वर्ष कराए। बताइए इसका आंसर फटाक से। बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी पूंजीकृत मान क्या होता है, नेट एनुअल इनकम और ईयर परचेज है ना। इसका यहाँ लिखना चाहिए शुद्ध वार्षिक आय। ठीक है, ओरिजिनल ये होता है शुद्ध वार्षिक आय गुणे वर्ष कराए का गुणनफल क्या कहलाता है, पूंजीकृत मान है ना, का गुणनफल क्या कहलाता है आपका पूंजीकृत मान। फटाक से लाइक करिए सेशन को। चलिए क्या हो जाएगा आपका अगला हो जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संपत्ति की आयु के साथ होने वाला क्रमिक ह्रास क्या कहलाता है। भाई आयु बढ़ने के साथ साथ उसके मूल्य में जो कमी आता है उसे क्या कहते हैं, फटाक से समझ दीजिए। तो क्या कहलाता है, मूल्य ह्रास कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको लिखते हैं, एक पिंड जिसका कुछ मान हो, एक पिंड जिसका कुछ मान हो, एक पिंड जिसका कुछ मान हो को उत्पन्न करने में व्यय की गई धनराशि को उत्पन्न करने में व्यय की गई धनराशि कहलाती है। एकदम आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखिए वही ना बात है, हम शुरू से ही कहते आ गए हैं, बस क्वेश्चन घुमाएगा, मतलब लैंग्वेज घुमाएगा। ठीक है, एस्टिमेट, बी क्या हो जाएगा कॉस्ट, सी हो जाएगा आपका वैल्यूएशन, डी क्या हो जाएगा ऑल ऑफ एबव। बताइए क्या होगा, एक पिंड जिसका कुछ मान हो को उत्पन्न करने में व्यय की गई राशि क्या कहलाएगा। बताइए फटाक से। क्या कहलाएगा, उसे कहते हैं हम लोग कास्ट, यानी कह रहा है किसी बिल्डिंग को बनाने में जितना पैसा लगेगा उसे क्या कहेंगे, उसे वैल्यू थोड़ी कहेंगे, एस्टिमेट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे कास्ट कहेंगे। आसान क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, किसी संपत्ति को बिना तोड़े मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्या होगा। सब बच्चा जानता है नहीं वाला। कह रहा है, अरे आसान क्वेश्चन है, रुक जाइए 1 मिनट।
हाँ, एक निर्माण परियोजना में 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 न्यूनतम सकल परियोजना कीमत न्यूनतम सकल परियोजना कीमत न्यूनतम सकल परियोजना कीमत न्यूनतम सकल परियोजना कीमत कहाँ गया, किस समय के संगत होती है, किस समय के संगत होती है, संगत होती है, किस समय के संगत होती है। ये हो जाएगा आपका सामान्य समय, सामान्य समय। बी मिलेगा आपको, बी क्या मिल जाएगा, ध्वंस समय, ध्वंस समय। सी क्या मिलेगा, सामान्य समय एवं ध्वंस समय के बीच, सामान्य समय एवं ध्वंस समय के बीच, ध्वंस समय के बीच। डी क्या मिल जाएगा आपको, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा। करें एक निर्माण परियोजना में न्यूनतम सकल परियोजना कीमत किस समय के संगत होती है। बताइए फटाक से। क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, सामान्य समय एवं ध्वंस समय के बीच। ठीक है, न्यूनतम सकल परियोजना लागत वही होती है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बड़े कार्यों या परियोजनाओं के लिए बड़े कार्यों या परियोजनाओं के लिए उपकरणों और संयंत्रों की खरीद हेतु, उपकरणों या संयंत्रों के खरीद हेतु आकलन में प्रदान की गई प्रतिशत, आकलन में प्रदान की गई प्रतिशत, आकलन में प्रदान की गई प्रतिशत आकलित लागत की कितनी होती है। आकलित लागत में एस्टिमेट में जितना पैसा हम लोग अनुमान लगाएं, आकलित लागत की कितनी होती है। ये हो जाएगा आपका 1 से 1.5, क्या हो जाएगा आपका 1 से 1.5, 10 से 15, 1 से 1.5, 10 से 15, 3 से 5 और 1.5 से 2। बताइए क्या होगा, ए बी सी और डी। बताइए तो क्या होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा आपका 3 से 5%। सही है, कितना है आपका 3 से 5% है ना, 3 से 5%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ समझाने वाला नहीं होता है ना, इसमें बस आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए। इसको कह रहा है डिपॉजिट कार्यों में आकस्मिक व्यय से आपका क्या अभिप्राय है।
डिपॉजिट डिपॉजिट कार्यों में आकस्मिक व्यय से आपका क्या अभिप्राय है? ठीक ना, आकस्मिक व्यय से। ये क्या कर रहा है आपका, 1 मिनट, ये कह रहा है आपका मापन के समय पर पूर्ण की गई आपूर्ति, मापन के समय पर पूर्ण की गई आपूर्ति। ठीक है। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है आपका एक ही विभाग में धन का एक ही विभाग में धन का किसी एक कार्य से दूसरे कार्य में पुनः आवंटन, किसी एक कार्य से दूसरे कार्य में पुनः आवंटन। दिख रहा है ऑप्शन आवंटन? नहीं भी दिख रहा है, ऐसा ही नहीं है बी वाला, हम बता दे रहे हैं। अगला क्या कर रहा है, विविध प्रारूप के आकस्मिक प्रभार, विविध प्रारूप के आकस्मिक प्रभार जिन्हें किसी भी उपशीर्षक के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, लेकिन लागत जोड़ी जाती है, सी डी क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, सब फर्जी है। बताइए क्या सही है? तो भाई आकस्मिक व्यय मतलब क्या है, बताइए क्या हो जाएगा इसमें से, ए बी सी डी क्या होगा? है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। यानी आकस्मिक व्यय मतलब क्या है भाई, इमरजेंसी में कोई व्यय, जैसे किसी को चोट लग गया, किसी को चक्कर आ गया, है ना, पानी की कमी हो गया, गिर गया, तो उसको ग्लूकोज चढ़ावा होती है, सब सारी चीज़ें क्या है, आकस्मिक है। मान लीजिए किसी एकदम इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है, गायब हो गया, छोटा सा हमारे साहुल है, साहुल गायब हो गया, छोटा सा होता है, अब उसको खरीद के लेके आए, कभी एस्टिमेट बनाएंगे तो आप वो थोड़ी हैं शक्तिमान, मतलब कि पहले आप नहीं जानते हैं, काम होगा तो किसी को चोट लगेगा ही लगेगा, है ना, या फिर किसी का इंस्ट्रूमेंट गायब भी हो गया तो किसी को पता नहीं होता है, तो वही आकस्मिक व्यय। विविध प्रारूप के आकस्मिक प्रभार जिन्हें किसी भी उपशीर्षक के तहत नहीं वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन लागत जुड़ी जाती है। ठीक है, तो बड़ा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है संविदात्मक भुगतान में आरए का मतलब है, ये क्या कर रहा है आपका, ये क्या कर रहा है आपका, रिसिप्ट एंड अकाउंट बिल। ठीक है। बी क्या कर रहा है, बी कर रहा है आपका रिकरिंग अमाउंट बिल, RECURING अमाउंट बिल। ठीक है,
स्पेलिंग देख लीजिएगा। कह रहा है आपका रिसीव्ड अमाउंट बिल, रिसीव्ड अमाउंट बिल, ठीक है। डी क्या कह रहा है आपका, रनिंग अकाउंट बिल, रनिंग अकाउंट बिल। बताइए क्या होगा, ए बी सी डी। क्या होगा, इसे कहते हैं हम लोग रनिंग अकाउंट बिल। आर ए का मतलब क्या हुआ, रनिंग अकाउंट, ठीक है। आर ए मतलब क्या हुआ आपका, रनिंग अकाउंट, है ना, हो जाएगा आपका रनिंग अकाउंट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ गया, कह रहा है हाँ, मिट्टी की खुदाई में लीड और लिफ्ट कितना रखा जाता है। बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन, लीड और लिफ्ट कितना रखा जाता है, लीड और लिफ्ट कितना रखा जाता है, मिट्टी खुदाई में लीड और लिफ्ट कितना रखते हैं, बताइए फटाक से। क्या होता है आपका, बताइए, लीड और लिफ्ट कितना होता है आपका। लीड हो जाएगा, लीड कितना हो जाएगा 30 मीटर, है ना, और लिफ्ट कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा आपको, अब तो एग्जाम आ गया, लीड लिफ्ट हमको पता है, आप लोग जानते हैं, है ना। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा है। भवन निर्माण के प्राक्कलन में, क्वेश्चन आपका, भवन निर्माण के प्राक्कलन में, भवन निर्माण के प्राक्कलन में, भवन निर्माण के प्राक्कलन में विनिर्देशों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, यानी स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा है, स्पेसिफिकेशन को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। एक क्या कर रहा है आपका, जनरल एंड डिटेल स्पेसिफिकेशन, जनरल एंड डिटेल इस डिटेल स्पेसिफिकेशन। बी क्या हो जाएगा आपका, जनरल एंड प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन, जनरल एंड प्रिलिमिनरी स्पेसिफिकेशन। सी क्या हो जाएगा आपका, जनरल एंड सेकेंडरी स्पेसिफिकेशन, जनरल एंड सेकेंडरी स्पेसिफिकेशन। डी क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अब स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं भाई, स्पेसिफिकेशन ना जब ठेकेदार को जब दिया जाता है नक्शा, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन देते हैं कि भाई इतना इतना ऐसे ऐसे काम ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। उनमें उसको हम लोग क्या देते हैं, ऑर्डर दिए रहते हैं ठेकेदार को, ऐसे के काम किया जाएगा। वो दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल स्पेसिफिकेशन होता है और एक क्या होता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन होता है। जनरल स्पेसिफिकेशन आप लोग देखे होंगे, जब आप फाउंडेशन बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे तो नीचे क्या लिख देंगे भाई, पीसीसी है, एक संबंध है, दो संबंध है, चार, तो देख के ही उसको एक संबंध है, दो संबंध का ढलैया करना है ना। ये उसे ड्राइंग पे छोटे छोटे लिख दिया जाता है, ड्राइंग के ऊपर ही लिख दिया जाता है, तो उसे कहेंगे हम लोग जनरल स्पेसिफिकेशन। डिटेल यानी सबके लिए ना एक अलग से ही पेज जाएगा लिख कर, है ना, सबको डिटेल में लिखा रहेगा। आपको कंक्रीट मिक्सर मशीन में 2 मिनट तक मिलाना है ना, 2 मिनट के बाद निकालना है, फिर ऐसे करना है वैसे करना है, उसमें एग्रीगेट इतना इससे मोटा नहीं होना चाहिए, उसमें जो भी हो, यानी बड़ा सा मोटा सा अलग से ही जाता है, उसे स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अगला कह रहा है, कुछ विशिष्ट कार्य के लिए लिखित में एक प्रस्ताव कहलाता है। कुछ विशेष कार्य के लिए, कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए, क्वेश्चन आपका, कुछ विशिष्ट
कार्य करने के लिए, कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए, कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए लिखित में एक प्रस्ताव डैश, लिखित में एक प्रस्ताव, लिखित में एक प्रस्ताव, लिखित में एक प्रस्ताव है ना भाई। लिखित में एक प्रस्ताव क्या है ना, A B C D क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, स्पेसिफिकेशन और क्या हो जाएगा बताइए। कुछ विशिष्ट कार्य के लिए लिखित में एक प्रस्ताव, कार्य करने के लिए लिखित में एक प्रस्ताव, यानी भाई हम आपको प्रस्ताव देंगे कि आप आइए हमको कार्य करना है, तो उस प्रस्ताव को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लागत जिसमें, क्वेश्चन है आपका लागत जिसमें, लागत जिसमें रॉयल्टीज, लाइसेंस शुल्क, कुछ किस्म के कर, लाइसेंस शुल्क कुछ किस्म के कर प्रारंभिक खर्च शामिल हैं, कर प्रारंभिक खर्च शामिल है, तेज नहीं बोल पा रहे हैं भाई, गला दर्द कर रहा है। प्रारंभिक खर्च शामिल है, प्रारंभिक खर्च शामिल है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ये हो जाएगा आपका वेरिएबल इनडायरेक्ट कास्ट, वेरिएबल इनडायरेक्ट कास्ट, भी क्या है आपका फिक्स इनडायरेक्ट कास्ट, फिक्स्ड इनडायरेक्ट कास्ट। सी क्या मिलेगा, कहाँ गया, ओवरहेड कास्ट, ओवरहेड कास्ट। और डी क्या मिलेगा, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए कह रहा है लागत जिसमें रॉयल्टीज, लाइसेंस शुल्क, कुछ किस्म के कर प्रारंभिक खर्चे शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं। बताइए क्या कहेंगे। क्या हो जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड इनडायरेक्ट कास्ट। इसे क्या कहेंगे, फिक्स इनडायरेक्ट कास्ट। इसमें क्या बोलता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि लेबर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उसका जो कास्ट वगैरह आएगा ना, किस में आएगा आपका फिक्स इनडायरेक्ट कास्ट में। रॉयल्टीज वगैरह होता है, जैसे हम मंदिर मस्जिद के निर्माण में इन सब का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्ति पट्टे पर कुछ भी लेता है उसे क्या कहते हैं। बताइए, तो क्वेश्चन आपके लिए है। बताइए, जो व्यक्ति पट्टे पर कुछ लेता है उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति घूस लेता है तो उसे घूसखोर कहते हैं, है ना। तो क्या जो कोई व्यक्ति पट्टे पर कुछ भी लेता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पट्टेदार। क्या कहते हैं, पट्टेदार। हो जाएगा, ये आसान क्वेश्चन है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक भवन का रहने योग्य उपयोगी भाग कहलाता है। बताइए क्वेश्चन, हम ऑप्शन बता रहे हैं। एक भवन का रहने योग्य उपयोगी भाग कहलाता है, हम बताए हैं 1000 MCQ सीरीज वाले में, है ना। तो 1000 MCQ सीरीज वाले में बताए थे रहने योग्य भाग को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कारपेट एरिया, बी आपका है प्लिंथ एरिया, सी आपका है सर्कुलेशन एरिया और डी है सभी। रहने वाला क्षेत्रफल क्या कहलाता है, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया या फिर सर्कुलेशन एरिया। तो क्या होता है आपका कारपेट एरिया होता है रहने वाला योग्य भाग। ठीक है, इसको हम डिटेल में बताएं, आप समझिएगा, क्योंकि कारपेट एरिया का अंदर आपका क्या आता है, दीवार भी तो आता है, लेटरिन बाथरूम में भी आता है, वो रहने वाला थोड़ी है ना। सिर्फ रहने वाले की बात कर रहे हैं। सर्कुलेशन एरिया आने जाने के लिए सीढ़ी सर्कुलेशन एरिया, सीढ़ी पर आप रहते थोड़ी हैं, नहीं रहते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कारपेट एरिया है ना जहाँ आपका होगा। तो आज के लिए रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है और ज़्यादा नहीं बचा है। जैसे जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, 1 मिनट देखते हैं, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा वैसे रेट एनालिसिस आ जाएगा। रेट एनालिसिस आपके लिए एकदम आसान है ना। उसके बाद आ जाएगा आपका वैल्यूएशन। अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है इसमें, बचा तो बहुत कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक बचे हैं जैसे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, है ना। जैसे हम आपको ये थोड़ी कराएंगे कि बिल्डिंग एस्टीमेट निकालने की कितनी विधियां हैं, नहीं कराने वाले हैं। ये थोड़ी हम कराएंगे कि एक बैग में कितना बोरी सीमेंट आता है, कोई मतलब थोड़ी इसका, है ना। या फिर ये थोड़ी कराएंगे आपको कि 1 घन मीटर में कितना सीसी लगेगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब किए हो जाएंगे, है ना। अब 3-4 काम आपको बता रहे हैं, एक नए के लिए, एक पुराने वाले सब्सक्राइब के लिए। समझिएगा, जो लोग नए हैं या फिर पुराने हैं, एक वीडियो पड़ा हुआ 2.5 घंटे का एस्टीमेट का वीडियो, ठीक है। उस एस्टीमेट के वीडियो का 2.5 घंटा है, उसको देख लीजिए, ठीक है। उसको देखने के बाद एस्टीमेट आधा क्या हो जाएगा आपका क्लियर हो जाएगा। जो लोग देखें वो बहुत अच्छी बात है। और क्या करना है आपको कि 1000 MCQ सीरीज जो चल रहा था ना, उस MCQ सीरीज को भी देख लेना है। क्यों? क्योंकि ईजी वाले जो हम इसमें छोड़ेंगे वो इसमें बताएं ईजी है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक बने हैं, बस क्वेश्चन को हम लिखे हैं और मारते हुए चले गए हैं ना। जल्दी जल्दी आप देख लेंगे। तो ये 2-3 काम करना है और मेन काम क्या करना है आपको, शेयर करना है।